हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं एंड अपना ख्याल रख रहे हैं। एंड सच सच बताना, क्या पढ़ाई शुरू कर दी है? क्योंकि मैं बोलने वाली थी कि मुझे पूरा यकीन है आप सभी ने पढ़ाई शुरू कर दी होगी। करी है? सच सच बताना, अगर करी है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो यस मैम, पढ़ाई शुरू कर दी है हमने। एंड जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है वो लिखेंगे कि मैम बस पढ़ना चालू कर रहे हैं। ये नहीं लिखना है कि बस पढ़ना चालू कर रहे हैं, लिखना है कि मैम हम भी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, इसीलिए हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जो बोले कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अच्छे नंबर लाना हम सबका उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि आपके अच्छे नंबर आए, आपका उद्देश्य है कि आपके अच्छे नंबर आए, तभी तो अच्छे नंबर आएंगे तो फिर आपका करियर अच्छा होगा, है ना, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी। सब कुछ डिपेंड करता है इसी पे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो बस इसी पढ़ाई की शुरुआत को हम एक मुहिम की तरह लेकर आए हैं आप सभी के लिए कि फ्री मॉक टेस्ट की जो सीरीज थी, जो आपको दी गई थी हमारे बैच में, तो बस उसी के सॉल्यूशंस की बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि हमको पता है आप अभी बच्चे हैं, कहीं ना कहीं गलतियां तो करेंगे ही करेंगे, तो हम अपने बच्चों को ऐसा मौका क्यों दे कि वो गलत चीज याद करे। तो बस जो जो बच्चे मॉक टेस्ट की सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे कि ये सॉल्यूशन हमको चाहिए, तो बस आप सभी का इंतजार हो गया है खत्म, और हम लेकर आ गए हैं फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन बायोलॉजी के, यानी कि जीव विज्ञान के। तो चलो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो यस मैडम हम सब तैयार हैं, तो मैं क्लास शुरू कर देती हूँ। जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है? ओके, तो हम शुरुआत करते हैं चलो अपने पहले सवाल के साथ। पहला सवाल क्या कहता है हमसे? तो पहला सवाल कह रहा है कि मेंडल का प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है क्या? मेंडल साहब ने 3 नियम दिए थे, उनमें से एक था प्रभाविता का नियम, यानी कि जो प्रभावी होता है, ठीक है, एक होता है प्रभावी, एक होता है अप्रभावी। तो पहली पीढ़ी में हमेशा प्रभावी आते हैं और दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों आते हैं, लेकिन 75% आपके प्रभावी होते हैं और 25% आपके अप्रभावी होते हैं। तो ये कहना क्या चाहता है? तो F1 पीढ़ी में एक लक्षणी संकरण में केवल एक पैतृक लक्षण की अभिव्यक्ति, F2 पीढ़ी में दोनों पैतृक लक्षणों की अभिव्यक्ति, F2 पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में लक्षणों का वितरण, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है? चलो नेक्स्ट। मेंडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण है? मेंडल साहब ने 7 विरप्यासी लक्षण दिए थे, ठीक है? उन 7 विरप्यासी लक्षणों में से आपको बताना है कि कौन से यहाँ पर जो लक्षण है, प्रमुख लक्षण है, वो है बौना पौधा और पीला फल। नहीं, फल तो नहीं था, पीला बीज जरूर था। शीर्ष स्थित फल और झुर्रीदार बीज, फल की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, तो ये भी गलत है। श्वेत बीज और पीला फल, फिर से फल आ गया, तो भाई फल तो कहीं है ही नहीं, है ना? हरे रंग की फली और गोल बीज, तो यस, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? मेंडल के पृथक्करण के नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं, तो इसके अनुसार युग्मक प्राप्त करता है कारक का एक युग्म, 1/4 जीन, एक कारक पिता से और एक कारक माता से, 2 कारकों में से केवल एक। सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण की बात कर रहे हैं। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है? तो यहां पर मेंडल के पृथक्करण के नियम के हिसाब से 2 कारकों में से केवल एक ही आगे जाता है, ठीक है ना? ये चीज आपको याद रखनी है। प्रत्येक युग्म को 2 कारकों के जोड़े में से केवल एक कारक ही क्या होता है? प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संतति को माता और पिता दोनों में से एक एक कारक मिले, जिससे द्विगुणित अवस्था फिर से स्थापित हो। क्योंकि इसको ऐसे समझो ना कि हमने, अगर हम x और xy लेते हैं, तो यहां हम इसको ऐसे कैपिटल T स्मॉल t ऐसे हमने लिया था, ठीक है? तो हमने कहा था कि अगर हम इसको जो है ऐसे करेंगे, युग्मक बनाएंगे पहले हम, ठीक है? ये लो जी, युग्मक बन गए। अब हमें पता है ये समयुग्मजी हैं, ठीक है? तो यानी कि यहां से एक युग्मक आगे जाएगा और यहां से भी एक युग्मक आगे जाएगा।
तो जो अगली पीढ़ी में होता है तो एक माता से एक पिता से आता है। इसको ऐसे समझो कि अगली पीढ़ी यानी कि इन दोनों से हमारे पास ये आएगा ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक इससे मिला, एक इससे मिला। अभी समझ में आया ना? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मेंडलीय विकार नहीं है? हाँ, यहां पर एक गुणसूत्रीय विकार हमने पढ़े थे, एक पढ़े थे मेंडलीय विकार। दो तरीके के विकार पढ़े थे, तो आपको बताना है कि मेंडलीय विकार कौन सा नहीं है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या डाउन सिंड्रोम। क्या इसका सही जवाब है? तो चलो सही जवाब देखते हैं। तो सही जवाब क्या है आपका कि यहाँ पर डाउन सिंड्रोम जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलो नेक्स्ट, कॉलम 2 के साथ कॉलम 1 की सूची का मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनें। ठीक है, तो कॉलम 1 में मेंडल, सटन, हैंकिंग और मॉर्गन आ जाते हैं। कॉलम 2 में वंशानुक्रम का गुणसूत्र, सिद्धांत, वंशानुक्रम का नियम, सहलग्नता या एक्स बॉडी की खोज। एक्स बॉडी यानी कि एक्स काय भी बोला जाता है इसको, कि एक्स काय की खोज किसने करी थी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से क्या सही जवाब है, कि कौन किसके साथ है। तो मेंडल जी की बात करते हैं, तो मेंडल जी ने हमको क्या दिया था? हाँ, हमको क्या दिए थे? नियम दिए थे। ठीक है, मेंडल साहब ने हमको नियम दिए थे। सटन एंड बोवरी, हैंकिंग, मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन साहब ने क्या दिया था? गुणसूत्रीय सिद्धांत। हैंकिंग जी ने क्या दिया था? एक्स बॉडी काय दिया था। ठीक है, तो चलो इसका सही जवाब देख लेते हैं। मेंडल जी ने देखो नियम दिए थे। ठीक है, सटन जी ने जो है आपका गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था, हैंकिंग जी ने एक्स बॉडी की खोज की थी, और मॉर्गन साहब ने सहलग्नता यानी कि लिंकेज के बारे में बताया था। राइट, नेक्स्ट, कभी कभी एक ही जीन उत्पाद से अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? बहुअलीलता, एपिस्टेसिस, प्लीयोट्रॉपी या बहुजीनी। 4 ऑप्शन है, क्या कहते हैं इसको? तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। जब एक ही जीन उत्पाद यानी जीन प्रोडक्ट शरीर के एक से अधिक लक्षणों को या प्रभावों को प्रभावित करता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? प्लीयोट्रॉपी कहते हैं। मतलब कि एक ही जीन उत्पाद जो है वो शरीर के एक से अधिक लक्षणों को, मतलब ऐसे समझो कि ये एक जीन है। ठीक है, ये एक जीन है और इसके पास लक्षण कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये लक्षण है। तो एक जीन और कई लक्षण, यानी कि ये क्या हो गया? प्लीयोट्रॉपी हो गया। दूसरे जो विकल्प हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बहुअलीलता क्या होती है? एक ही जीन के 2 से अधिक अलील जब मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे मानव रक्त समूह। ठीक है, फिर एपिस्टेसिस का क्या होगा? जब एक जीन का प्रभाव दूसरे जीन द्वारा दबा दिया जाता है। बहुजीनी यानी कई अलग अलग जीन मिलकर एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं, यानी कि ये आपका एक लक्षण हो गया है ना, इसको कौन नियंत्रित कर रहा है? एक जीन, 2 जीन, 3 जीन और 4, ऐसे करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर कॉलम 2 के साथ कॉलम 1 की सूची का मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनें। सह प्रभाविता, पॉलीजीन या प्लीयोट्रॉपी। इधर आएगा स्टार्च संश्लेषण जीन, मनुष्य में एबी रक्त समूह या मनुष्य में त्वचा का रंग। सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस, साथ रहना और अपने अपने आप को दर्शाना। एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम भी आगे बढ़ो और हम भी आगे बढ़ेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जो सह प्रभाविता है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मनुष्य में एबी रक्त समूह के पास। ठीक है, ओके। फिर आपके पास बचता है पॉलीजीन और प्लीयोट्रॉपी। क्या सही जवाब है इसका? चलो देख लेते हैं। सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस की बात कर रहे हैं हम। मनुष्य में एबी रक्त समूह, एबी रक्त समूह में IA और IB दोनों अलील समान रूप से काम करते हैं। ये जो AB ब्लड ग्रुप होता है इसमें दोनों होते हैं ना, IA और IB दोनों साथ साथ रह के काम करते हैं। फिर आता है पॉलीजीन यानी त्वचा का रंग।
ठीक है, जहां पर हमने कहा था कि त्वचा का रंग कई अलग अलग जीनों के प्रभाव से निर्धारित होता है। जैसे कि हमारे पास 3 त्वचा के रंग होते हैं, गोरा, काला और इनके बीच में हम मान लेते हैं सांवला रंग। ठीक है, सांवला रंग 3 होते हैं। तो हम कहते हैं कि जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, यानी कि जो कैपिटल ए ये गोरा है, अगर मैं स्मॉल ए गोरा है, कैपिटल ए क्या है, काला है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या आ जाता है, सांवला है। तो जो कई जीन हैं वो क्या काम कर रहे हैं कि जो लक्षण है, लक्षण क्या है, आपकी त्वचा का रंग, ये कई जीन इसको प्रभावित कर रहे हैं। फिर पीलियोट्रोपी यानी स्टार्च संश्लेषण जीन, मटर के दानों में स्टार्च संश्लेषण को नियंत्रित करने वाला जीन एक से अधिक लक्षण जैसे आकार को प्रभावित करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, लिंग से जुड़े अप्रभावी लक्षण यानी कि जो रेसेसिव ट्रेट है, इसमें विषम युग्मजी यानी कि हेट्रोजाइगस या वाहक महिला यह बीमारी अपने पुत्रों को संचारित करती है। कथन 2, वर्णता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों लिंग से जुड़े अप्रभावी लक्षण हैं। तो दोनों कथन सही है। कथन जो है 1 सही है लेकिन 2 गलत है, कथन 2 सही है लेकिन कथन 1 गलत है, या दोनों कथन गलत हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या है ये। तो यहां पर जो कथन है उनका विश्लेषण कुछ इस तरीके से है। कथन 1 सही है, लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षणों को जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, इसमें एक क्या होता है, विषम युग्मजी यानी कि हेट्रोजाइगस जो महिला है वो क्या कर रही है, हाँ, ये वाहक यानी कि कैरियर के रूप में क्या करती है, काम करती है। ये क्या काम करेगी कि ये जो दोषपूर्ण इसके पास जीन है ना, वो अपने बेटों को देती है। ठीक है, तो बेटों के पास 50% चांसेस होते हैं कि ये जीन उनके पास आ जाए। तो कथन 1 हमारा सही है। कथन 2 की बात करते हैं कि ये भी सही है। कथन 2, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, और दूसरा हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हमको 2 रंग हैं जो नजर नहीं आते हैं, लाल और हरा, है ना। इसलिए ऐसे लोग जिनको वर्णांधता होती है वो ड्राइवर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ये भी एक सवाल आ जाता है। और हीमोफीलिया दोनों ही एक्स संलग्न अप्रभावी विकार हैं। ठीक है, इसलिए सही विकल्प है कि दोनों कथन सही हैं। तो ये कौन सा था हमारा, दोनों कथन, हाँ कहाँ गया हमारा, दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, देखो जब अच्छे तरीके से हमको सॉल्यूशन मिलता है तो क्वेश्चंस को समझने में भी बहुत मजा आता है ना। और जहां भी हम थोड़ा बहुत डगमगा जाते हैं, चीजें थोड़ी हमारी ऊपर से उड़ने लगती हैं, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है ना बेटा, यहीं पे बिल्कुल डाउन हो जाता है कि ओह अब तो हमसे सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा है, अब हम क्या करें। तो ऐसे में ना आपको जरूरत होती है एक सही गाइडेंस की, जो आपको सिर्फ हमारे चैनल पे मिल सकती है, CUET हिंदी मीडियम। ठीक है, अड्डा CUET हिंदी मीडियम पे। तो बस आते जाइए और अपना करियर बनाते जाइए। आगे बढ़ जाते हैं, चलो इसी बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस में दृश्य प्रारूप यानी कि जो फिनोटिपिक होते हैं, और जीनी प्रारूप यानी कि जो जीनोटिपिक होते हैं, इनका अनुपात क्या होता है, समान होता है। दूसरा, अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दृश्य प्रारूप और जीनी प्रारूप अनुपात समान होते हैं। तीसरा, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, एक संकर यानी कि मोनोहाइब्रिड और द्विसंकर यानी कि डायहाइब्रिड संकरण दोनों पर लागू होते हैं। तो आपको बताना है यहां पर कि A और B सही है, B और C सही है, या फिर A C सही है, या A B और C तीनों सही हैं। तो क्या इसका सही जवाब होगा, आपको बताना है कि सही कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। चलो इसका आंसर भी हम आपको बता देते हैं। तो कथनों की जो व्याख्या है वो ये है कि जो आपका कथन 1 है वो क्या है, सही है,
कि परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस में दृश्य प्रारूप यानी कि जो आपके फिनोटिपिक होते हैं, जो देखने वाला होता है, देखना यानी कि लंबा पौधा, बौना पौधा, पीला रंग, हरा रंग, ये हमें दिखाई दे रहा है कि गोल है, झुर्रीदार है, ये हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि ये क्या है, दृश्य प्रारूप है। और जीनी प्रारूप यानी कि अगर पौधा लंबा है, बौना है, ठीक है, या पत्ती हरी है या पीली है, बीज गोल है या झुर्रीदार है, इसके पीछे जीन क्या है, वो जीनोटिपिक है, ठीक है, यानी कि जीन प्रारूप। तो अनुपात है 1:1 एक संकर के लिए, ठीक। ऑप्शन ये जो आपका कथन बी है ये भी सही है कि अपूर्ण प्रभाविता यानी कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है F2PD का यहाँ पर दृश्य प्रारूप और जीनी प्रारूप दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं 1:2:1। लेकिन जो कथन सी है आपका वो क्या है, गलत है। स्वतंत्र अपव्ययन का जो नियम है यहाँ पे केवल द्विसंकर या उससे अधिक के संकरण पर लागू होता है, एक संकर पे नहीं होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर हम बता देते हैं कि कौन सा सही है हमारा, ए और बी, ठीक है। चलिए जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले उभयलिंगी पौधे बाइसेक्सुअल प्लांट में कैपिटल आर, ठीक है, और आपका स्मॉल वाई जीन वाले परागकणों का प्रतिशत क्या होगा, क्या वो 50% होंगे, क्या वो 25 होंगे, क्या वो 75 होंगे, क्या वो 100 होंगे। चलो इनको कैलकुलेट करके देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आएगा कि जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले पौधों में स्वतंत्र अपव्यूहन यानी कि इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट के नियम के अनुसार जो युग्मक यानी कि जो गैमीट होते हैं या परागकण बनते हैं उस समय एलील अलग अलग संयोजनों में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं कि हमारे पास जीनोटाइप क्या है, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका जो हम अप्रोक्स युग्मक बनाते हैं यानी कि गैमीट बनाते हैं, तो इस जीनोटाइप से 4 प्रकार के युग्मक समान अनुपात में हमको मिलेंगे। क्या होंगे वो, देखो कैपिटल आर स्मॉल आई आर कैपिटल वाई और दोनों आर और वाई स्मॉल, ठीक है। क्योंकि 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं इसलिए संभावना क्या है, 1/4 हो जाएगी। एंड जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 1/4 × 100 = 25%। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, तो कितनी है यहां पर 25%, ओके। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण केवल समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस अवस्था में ही अभिव्यक्त होता है। यानी कि आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, पीला बीज, बैगनी फूल, हरी फली और शीर्ष स्थित फूल, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास 4 ऑप्शन है तो बताना है कि कौन सा लक्षण केवल समयुग्मजी अवस्था में ही अभिव्यक्त होता है यानी कि दिखाई देता है। तो अनुवंशिकी में विशेष रूप से मेंडल के मटर के पौधों के प्रयोगों में लक्षणों को 2 श्रेणियों में बांटा था। मेंडल साहब ने जो है अपने जो लक्षण थे उनको 2 श्रेणी में बांटा था, एक था प्रभावी और एक था अप्रभावी। प्रभावी को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं, और अप्रभावी को रेसेसिव बोलते हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट में क्या होता है कि समयुग्मजी और जो विषम युग्मजी होती है दोनों अवस्थाओं में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अप्रभावी की अगर मैं बात करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ समयुग्मजी अवस्था में ही ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये अभिव्यक्त होते हैं। तो विकल्प जो है यहाँ पर आपका पीला बीज ये प्रभावी लक्षण है, बैगनी फूल ये प्रभावी लक्षण है, हरी फली ये भी प्रभावी लक्षण है, ठीक है। शीर्ष स्थित फूल ये एक अप्रभावी लक्षण है, यानी कि फूलों की अक्षीय स्थिति प्रभावी होती है। क्योंकि अप्रभावी लक्षण केवल तभी दिखाई देते हैं जब दोनों जीन एक जैसे हों, इसीलिए शीर्ष स्थित फूल ही वह लक्षण होता है जो केवल समयुग्मजी अवस्था में ही अभिव्यक्त होता है, ठीक है। चलो, मेंडल की जांच के दौरान यह पहली बार था कि
यहाँ पर डैश ए डैश और डैश बी डैश को जीव विज्ञान में लागू किया गया था। ठीक है, यहाँ ए और बी का मतलब क्या है कि ए और बी जो डैश है इनका मतलब क्या है कि ए सांख्यिकीय विश्लेषण और गणितीय तर्क, सांख्यिकीय विश्लेषण और भौतिकीय तर्क, सांख्यिकीय विश्लेषण और रसायन विज्ञान तर्क और सांख्यिकीय विश्लेषण और सरल तर्क। अब मेंडल साहब ने जो भी यहाँ पे काम किया था, ठीक है, मेंडल साहब ने जो भी आपके अनुवंशिकी के लिए काम किया था वो काम उन्होंने बहुत ही बेहतर उसमें किया था, तभी उनको अनुवंशिकी का जनक बोला गया था। ठीक है, अब इसमें जो है जो दूसरे वैज्ञानिक थे उन्हें दिक्कत क्यों हुई थी? क्योंकि जो आपके मेंडल साहब थे ये मैथमेटिशियन थे एंड इन्होंने बायोलॉजी में क्या जोड़ा था? सांख्यिकीय विश्लेषण और गणितीय तर्क जोड़ा था। इसीलिए जो दूसरे वैज्ञानिक थे इनके विरोध में आ गए थे। पूरी स्टोरी ये थी। ठीक है, जैसे साइंस और मैथ और बायो वाले बच्चों में होता ना, नहीं मैथ अच्छी है बायो अच्छी है, तो ये भी बड़े बुजुर्ग जो हमारे वैज्ञानिक थे ये भी ऐसे ही लड़ रहे थे कि आप बायोलॉजी में मैथ कैसे घुसा सकते हैं, क्योंकि हमारे मेंडल साहब ने सांख्यिकीय विश्लेषण और गणितीय तर्क का इस्तेमाल किया था। ठीक है, सांख्यिकीय विश्लेषण और देखो गणितीय तर्क का क्या किया था, इन्होंने इस्तेमाल किया था। ओके, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट, यदि मां का रक्त समूह ए बी है और पिता का रक्त समूह बी है तो बच्चे में नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ए रक्त समूह, ओ रक्त समूह, बी रक्त समूह या ए बी रक्त समूह? क्या हो सकता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। देखो, रक्त समूह की अनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स को समझने के लिए हमें अलील्स को देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज हमारे पास ये है कि जो माँ का रक्त है यानी कि ब्लड ग्रुप है वो ए बी है, यानी कि जो उसके पास अलील होंगे वो क्या होंगे? आई ए और आई बी। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि रक्त समूह क्या है इसका? ए बी, और इसके पास आई ए और आई बी अलील है। लेकिन अगर हम पिता की बात करते हैं तो पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो है बी। ठीक है, ये रहा बी, तो इनके पास क्या होगा अलील? इनके पास या तो आपका आई बी होगा या फिर आई बी और आई अलील होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, यदि माँ आई ए और आई बी और पिता आई बी है सिर्फ, या फिर आई बी है, तो बच्चों में निम्नलिखित रक्त समूह हो सकते हैं कि या तो ए आ सकता है या रक्त समूह ए बी आ सकता है या फिर ए बी आ सकता है। यानी कि कौन नहीं आएगा? ओ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में से किसी के पास ओ है ही नहीं। इसीलिए तो निष्कर्ष क्या है कि बच्चे में ओ रक्त समूह नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि माता का रक्त समूह ए बी है, उसके पास आई अलील नहीं है, और बच्चे का रक्त समूह कभी भी नहीं होगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया था? जो गुणसूत्रीय सिद्धांत था वो किसने दिया था? याद करो, जोर डालो अपने दिमाग पे। सटन और बोवरी, टी.एच. मॉर्गन या सटन, किसने दिया था? वंशानुक्रम के गुणसूत्रीय सिद्धांत का जो प्रायोगिक सत्यापन था वो किसने किया था? तो सही जवाब क्या है हमारे पास? टी.एच. मॉर्गन साहब। अच्छा, टी.एच. मॉर्गन साहब का पूरा नाम क्या है? थॉमस हंट मॉर्गन, लिखा भी है मैंने यहाँ पे। और उनके सहयोगियों ने फ्रूट फ्लाई नामक एक मक्खी, जिसको हम क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर कहते हैं, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया था? एक प्रयोग किया था। एक नर मक्खी ली थी और एक मादा मक्खी ली थी। ठीक है, और सिद्धांत वॉल्टर सटन और आपका थियोडर बोवेरी ने वंशानुक्रम का गुणसूत्रीय सिद्धांत, ठीक है, प्रस्तावित किया था। चलिए नेक्स्ट, सह प्रभाविता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सह प्रभाविता क्या होता है? कोडोमिनेंस, यानी कि साथ में काम करना, मिलजुल कर आगे बढ़ना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना। सह यानी कि साथ,
प्रभाविता यानी कि प्रभावित होना, अपने आप को अभिव्यक्त करना। कि ए बी रक्त समूह सह प्रभाविता का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। F1 पीढ़ी माता पिता में से किसी एक के समान नहीं होती है, दोनों अलील खुद को व्यक्त करते हैं, या फिर फिनाइलकेटोनूरिया का एक उदाहरण है। आपको बताना है सत्य नहीं है, यानी कि आप बोलोगे कि ये सही जवाब है, लेकिन वो जो सही जवाब होगा वो एक्चुअल में गलत होगा, क्योंकि हमको गलत ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं कि दिए गए विकल्पों में से सह प्रभाविता के बारे में असत्य कथन क्या है कि ये एक फिनाइलकेटोनूरिया का उदाहरण है। ठीक है, कि सह प्रभाविता क्या है, तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें F1 पीढ़ी के दोनों अलील पूरी तरह से समान रूप से व्यक्त होते हैं। संतान किसी एक माता पिता जैसे दिखने के बजाय दोनों के जो गुण होते हैं उनका मिश्रण दिखाती है। ठीक है, फिनाइलकेटोनूरिया क्या होता है कि यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव विकार है, यानी कि डिसऑर्डर है, ना कि सह प्रभाविता का उदाहरण। यह एक चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई एक जन्मजात त्रुटि है, यानी कि कमी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मनुष्य के रक्त समूहों को वंशानुक्रम को दर्शाती हैं? प्रभाविता, सह प्रभाविता, एकाधिक अलील, अपूर्ण प्रभाविता या बहुजीनी वंशागति क्या दर्शाती हैं? हाँ, कि बी सी ई, बी डी ई, ए बी सी और ए सी ई, क्या सही जवाब है इसका? चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। ए बी और रक्त समूहों की वंशागति के लिए विकल्प ए, बी और सी है। इसकी व्याख्या ये रही कि प्रभाविता यानी कि डोमिनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अलील जो है ये क्या होते हैं, ये अलील जो है दोनों पे प्रभावी होते हैं, यानी कि आपका आई ए है ये। ठीक है, आई ए, ओके, आई ए और यहाँ पे सिंपल आई, दोनों ही अलील आई पर प्रभावी होते हैं। ठीक है, और अपना ए आई जो है और जो स्मॉल आई है साथ हो तो केवल ए आई खुद को अभिव्यक्त करेगा, यानी कि अगर हमारे पास ये है ऐसे करके, ठीक है, तो ये अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, ये नहीं करेगा। सिंपल सी चीज है। ओके, और अगर हम बात करते हैं सह प्रभाविता की, तो जब आपका आई ए और आई बी एक साथ होते हैं तो दोनों अपने अपने आप को क्या करते हैं, जो इनके अंदर शर्करा होती है अपने अपनी, दोनों ही शर्करा बनाते हैं और क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, जो सह प्रभाविता को दर्शाता है। एकाधिक अलील क्या होता है कि रक्त समूह का निर्धारण 3 अलग अलग अलील्स आई ए, आई बी और आई द्वारा किया जाता है। आई इसलिए क्योंकि यहाँ पे 0 है, ऊपर कुछ भी नहीं है। जो एकाधिक अलील का एक सटीक उदाहरण है। अपूर्ण प्रभाविता और बहुजीनी वंशागति रक्त समूह के मामले में लागू नहीं होते हैं। ओके, तो हमारा ए, बी और सी क्या है, सही है। ओके, मॉर्गन के प्रयोग में पुनर्योजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन शब्द क्या दर्शाता है? प्रजातियों के बीच संकर या गैर माता पिता जीन संयोजन, माता पिता जीन संयोजन या उत्परिवर्तित संयोजन क्या दर्शाता है? यहाँ पर हमने पुनर्योजन पढ़ा था ना, रिकॉम्बिनेंट पढ़ा था, जो मॉर्गन साहब ने कहा था कि पुनर्योजन और लिंकेज, सहलग्नता जिसको हमने कहा था। तो भाई थॉमस हंट मॉर्गन के प्रयोग में पुनर्योजन का शब्द का मतलब है गैर माता पिता जीन संयोजन। ठीक है, यानी कि गैर माता पिता ये रहा, ये तो ये शब्द क्या दर्शाता है, गैर माता पिता जीन संयोजन को दर्शाता है। स्नैपड्रैगन प्रजाति में 400 की आबादी में कैपिटल आर स्मॉल आर को संकरण कराने से प्राप्त गुलाबी रंग के फूलों की संख्या क्या होगी? क्या वो 300 होगी, क्या वो 200 होगी, क्या वो 100 होगी या फिर क्या वो 0 होगी? क्या होगी? तो चलो देख लेते हैं। स्नैपड्रैगन यानी कि एंटेरियनम
मेजर्स में फूलों का रंग अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण है। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर इनके बीच में जो संकरण का विवरण दिया जाता है तो वो किस तरीके से आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, कि जब दो विषम युग्मजी गुलाबी फूल यानी कि ये क्या है, गुलाबी फूल आए थे, हमने कहा था हमारे पास एक श्वेत है जिसको हमने क्या कहा था कि लो भाई कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर और लाल है, ये क्या है कैपिटल। यहां से एक आर आया था, यहां से कैपिटल आर आया था, तो हमारे पास ये आ गया था जो क्या बना था, गुलाबी फूल बना था। ठीक है, तो ये जो आपका कैपिटल आर स्मॉल आर है ये क्या है, गुलाबी है। ठीक है, तो ये सम युग्मज से क्या हो गया था, विषम युग्मजी हो गया था। तो युग्मक हमारे पास एक कैपिटल आएगा एक स्मॉल आर आएगा, है ना। तो ये जो है देखो लाल है, ये गुलाबी है। ठीक है, ओके ना। अब हमने बोला कि कैपिटल आर स्मॉल आर ये गुलाबी है, स्मॉल आर सफेद है, देखो मैंने यहां बताया हुआ है। कैपिटल आर लाल है, कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी है और स्मॉल सफेद है। तो जो फूलों की संख्या की गणना हुई वो क्या हुई कि कुल आबादी 400 है, गुलाबी फूलों का अनुपात क्या है 1/2 या फिर 50%। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 400 इंटू 50 इंटू अपॉन यहाँ पे 100 इक्वल्स टू 200। तो 400 की आबादी में से गुलाबी रंग के फूल कितने हैं, 200। तो सही जवाब क्या है आपका, देखो हर क्वेश्चन का ना एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार अगर ये आंसर ये है तो क्यों आया, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। असंगत जोड़ी का चयन करना है, ठीक है, मतलब जो मैच नहीं होती है वो बताना है हमको। पीलियोट्रॉपी, मल्टीपल फिनोटिपिक प्रभाव, परीक्षण संकरण, अप्रभावी माता पिता के साथ क्रॉस, बहुजीनी वंशागति रक्त समूह, बहुअलील रक्त समूह। चलो, तो बहुजीनी वंशागति, इसमें एक लक्षण कई जीनों को जीन द्वारा नियंत्रित होता है, जैसे मनुष्य की लंबाई या त्वचा का रंग। ठीक है, रक्त समूह, मानव एबीओ रक्त समूह बहुअलील मल्टीपल एलील और जो आपका सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस का उदाहरण है, जबकि ना कि बहुजीनी वंशागति। ठीक है, चलो नेक्स्ट। संशोधित अलील असंशोधित अलील के समतुल्य होता है जब यह उत्पन्न करता है क्या, एक गैर कार्यात्मक एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं, सामान्य एंजाइम या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या है, सामान्य एंजाइम। ओके, मेंडल ने किस अवधि तक बगीचे की मटर पर संकरण प्रयोग किए थे, मेंडल साहब ने 7 साल तक, ठीक है, उन्होंने अपनी जिंदगी के खूबसूरत 7 साल दिए थे इस प्रयोग के लिए। और इस 7 साल के बाद भी 2 साल बाद उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका में अपने इस प्रयोग को क्या किया था, छापा था। एंड ये बहुत सालों तक ऐसे ही दबी रही, किसी को पता ही नहीं था कि एक्चुअल में मेंडल साहब ने कोई प्रयोग भी किया है। तो 1856 से लेकर 1863, 1865 से लेकर 1866, 1857 से लेकर 1864 या 1855 से लेकर 1862, क्या सही जवाब है इसका। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं मेंडल जी के बारे में कि ग्रेगोर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्या किया था, उद्यान मटर यानी कि जिसको हम पाइसम सटाइवम कहते हैं उस पर संकरण किया था, क्रॉस करवाया था। और ये प्रयोग जो है इन्होंने 1856 से लेके 1863 के बीच में किया था, यानी कि 7 वर्षों तक किया था। उनके निष्कर्षों को 1865 में प्रस्तुत किया था और 66 में प्रकाशित। अलिंगी प्राथमिक असंयोजन यानी कि ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है, डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, या फिर आपका टर्नर सिंड्रोम है, या फिर सिकल सेल एनीमिया। सारी की सारी बीमारियां ही खतरनाक हैं। तो सही जवाब क्या है इसका, आपका डाउन सिंड्रोम क्या है, सही जवाब है। अरे डाउन सिंड्रोम क्या है, सही जवाब है। चलो, सही कथन को यहाँ पे चिन्हित करना है, यानी कि आपको बताना है कि सही कथन यहाँ पर क्या है।
टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त जोड़ी की हानि के कारण होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति के कारण होता है। गुणसूत्र संबंधित विकार विरासत में नहीं मिलते हैं या एन्यूप्लॉइडी उत्परिवर्तन में शामिल नहीं होता है। तो सही चिन्ह कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखो, ठीक है। नेक्स्ट, कॉलम 2 के साथ कॉलम 1 की सूची का मिलान करना है, ठीक है, और सही विकल्प चुनना है। नर विषम युग्म की, मादा विषम युग्म की, एक्सो प्रकार का लैंगिक निर्धारण, पक्षी, ड्रोसोफिला और टिड्डा। तो देखो, एक्सओ हमने किस में देखा था? टिड्डे में देखा था। ठीक है, एक्सओ हमने किस में देखा था? टिड्डे में देखा था, यानी कि सी का क्या है? 3 है। मादा विषम युग्म की, यानी कि ये क्या है? पक्षी है, और नर जो है क्या है? ड्रोसोफिला। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या सही हो गया? आपका 1। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का पहली बार वर्णन कौन से वर्ष में हुआ था? 1864, 1876, 1866 या 1862? तो चलिए इसका जवाब भी देख लेते हैं। डाउन सिंड्रोम का पहली बार वर्णन 1866 में किया गया था। ब्रिटिश चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन, इन्हीं के नाम पे जो है डाउन सिंड्रोम रखा गया है, ठीक है, द्वारा एक विद्वतापूर्ण शोध पत्र में दिया गया था। इन्हीं के नाम पर इस स्थिति का नाम रखा गया है। कब? 1866 में। चलो, ट्यूमर कोशिकाओं का स्रोत से शरीर के अन्य भागों में गति, प्रसार और तीव्र द्वितीयक वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेटास्टेसिस, अपर रूपांतरण, यानी कि कैंसर का ये सबसे खतरनाक रूप है कि ये क्या काम करता है? शरीर के अगर एक जगह होता है तो ब्लड के मदद से या ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है, और इसी को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। सबसे खतरनाक रूप है ये कैंसर का। जब ट्यूमर कोशिकाएं अपने मूल स्थान से अलग होकर रक्त या लसिका के माध्यम से अन्य भागों में फैलती हैं, है ना, अन्य भागों में फैलती हैं, तो इसे ही मेटास्टेसिस कहा जाता है। ओके, कैंसर के घातक यानी कि मैलिग्नेंट होने का सबसे प्रमुख लक्षण है जिसमें कोशिकाएं शरीर के नए अंगों में जाकर क्या करती हैं? वृद्धि कर लेती हैं, और वो भी बहुत जल्दी। किसकी सहायता से एचआईवी के आरएनए जीनोम की मेजबान कोशिकाओं में प्रतिकृति बनती है और ये वायरस का निर्माण करती है? आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पॉलीमरेज या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स? तो ये किसके उससे होता है? हाँ, इसका जवाब भी जान लेते हैं भाई। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कितने तत्व तंबाकू धूम्रपान से जुड़े हुए हैं? फेफड़ों का कैंसर, मूत्राशय का कैंसर, गले का कैंसर, ब्रोंकाइटिस, वातस्फीति या कोरोनरी हृदय रोग या गैस्ट्रिक अल्सर? कौन कौन से हैं? फेफड़ों का कैंसर तंबाकू से होता है, गले का कैंसर तंबाकू से होता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है ना, कोरोनरी, देखो, ठीक है। तो कुल 7 तत्व तंबाकू धूम्रपान से संबंधित हैं, सारे के सारे ही। चलो, आयनीकरण विकिरण जैसे एक्स किरणें और गामा किरणें तथा आयनीकरण विकिरण जैसे यूवीए को क्षति पहुंचाते हैं जिससे बी रूपांतरण होता है। तो ए क्या है यहाँ पर आपका कि हमने कहा यूवीए को क्षति पहुंचाता है, यानी कि ए क्या है आपका? डीएनए है, ठीक है, और बी क्या है आपका? नियोप्लास्टिक, यानी कि आपका ऑप्शन ए यहां पर सही है।
कैंसर के बारे में गलत कथन को पहचानना है आपको कि ऑन्कोजेनिक वायरस में जीन होते हैं जिन्हें वायरल ऑन्कोजीन कहा जाता है। प्रोटो ऑन्कोजीन कोशिकाओं के ऑन्कोजेनिक रूपांतरण का कारण बन जाते हैं। कैंसर कोशिकाओं के संपर्क अवरोध अधिक प्रतीत होता है। कैंसर का पता लगाने के लिए बायोप्सी और ऊतक के हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन पर आधारित परीक्षण किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। ठीक है, कि ये गलत है, बाकी सब सही है। चलो, आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि भाई जो मतलब आंतरिक अंग होते हैं उनमें कैंसर हो रहा है, तो उसके बारे में पता लगाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। तो देखा जाए बेसिकली तो क्या वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, रेडियोग्राफी है, चुंबकीय अनुवाद इमेजिंग यानी कि MRI है, उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब है उपयुक्त सभी, ये तीनों के तीनों होते हैं। ठीक है, देखो सीटी स्कैन क्या होता है? शरीर के अंदरूनी अंगों की जो है त्रिआयनिक यानी 3D छवि बनाते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है? ट्यूमर की सटीक स्थान और आकार का पता चलता है। रेडियोग्राफी से क्या होता है? एक्सरे का यूज होता है और अंगों की संरचना को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, MRI, ठीक है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से कोमल ऊतक जो होते हैं वहां पर कैंसर है या नहीं है इसका पता लगाते हैं। ओपियोइड्स वे औषध हैं जो विशेष ओपियोइड अभिग्राहियों से जुड़ते हैं जो स्थित होते हैं कहाँ? हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत मार्ग में, दोनों में, केवल मस्तिष्क में, हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में या जठर मार्ग में। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ये दोनों में ही होता है, CNS में भी होता है और GT में भी होता है, दोनों में होता है। ठीक है, स्मैक प्राप्त की जाती है किससे? पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से, मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से, कैनिबस सटाइवा के लेटेक्स से मॉर्फिन के एसिटिलीकरण द्वारा, एट्रोपा के लेटेक्स से मॉर्फिन के डी एसिटिलीकरण द्वारा, या इरिथ्रोक्लाइज्म के कोका के लेटेक्स से मॉर्फिन के एसिटिलीकरण द्वारा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पेपेवर सोमनीफेरम। इसमें क्या होता है? एसिटिलीकरण होता है। ठीक है, दी गई संरचना को पहचानिए, क्या है ये? मॉर्फिन, कैनाबिनॉइड, कोका एल्कॉइड या फिर हेरोइन? क्या है ये? तो ये क्या है आपका? कैनाबिनॉइड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही औषध की पहचान करें। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा डालते हैं। आमतौर पर सूंघ कर ली जाती है, उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि महसूस होती है, भ्रम उत्पन्न करती है। विकल्प क्या है आपके पास कि एम्फेटामिन, बार्बिट्यूरेस या फिर आपका बेंजोडाइपाइन और क्रैक। सही जवाब क्या है आपके पास? तो सही जवाब है इसका क्रैक, या जिसको हम कोकीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कोकीन की वजह से होती हैं। अधिकांश कैंसर का उपचार निम्नलिखित के संयोजन से किया जाता है। शल्य चिकित्सा जिसको सर्जरी कहते हैं, विकिरण उपचार यानी कि रेडियोथेरेपी, और रसायन चिकित्सा यानी कि कीमोथेरेपी। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? ए और बी, AC, BC और ABC तीनों। तो देखो ये तीनों के तीनों ही जरूरी होते हैं, ये भी और ये भी, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। A, B और C तीनों के तीनों क्या है? इसका सही जवाब है। कॉलम का मिलान करना है, स्मैक, कोक, मरिजुआना और निकोटिन। कॉलम बी में स्रोत है, मतलब इधर औषध है, इधर स्रोत है, कि इरिथ्रोक्लासाइलम, कोका, कैनाबिनस सटाइवा, निकोटिनियाना, टबैकम या पेपेवर सोमनीफेरम। आपको मिलाना है कि कौन सा सही जवाब है। तो स्मैक क्या है? देखो पेपेवर सोमनीफेरम है, अफीम का पौधा। कोक क्या है आपका? इरिथ्रोक्साइलम कोका। मरिजुआना क्या है? कैनाबिस सटाइवा यानी कि भांग। निकोटिन क्या है? निकोटियाना टबैकम यानी कि तंबाकू। तो आपका सही जवाब क्या है? सही जवाब है आपका ऑप्शन
3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मॉर्फिन को शामक यानी सेडेटिव और दर्द निवारक यानी पेन किलर के रूप में उपयोग किया जाता है। कैंसर कोशिकाओं के संपर्क निषेध को बढ़ाता है, या फिर आपका एस्कैरियासिस जनन अंग भी अक्सर प्रभावित होते हैं, या फिर निकोटिन से आपका एड्रेनालाइन के स्राव को अवरोधित करता है। क्या इसमें सही है? तो भाई इसमें देखो सही जवाब है आपका ऑप्शन 1 कि जो आपका मॉर्फिन होता है इसको हम हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, ठीक है, कि जो और एज अ पेन किलर भी यूज करते हैं कि जो आपको पेन हो रहा है उससे रिलीफ मिले। किशोरों में शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कौन सा उपाय विशेष रूप से उपयोगी होगा? अनावश्यक साथियों के दबाव से बचाव, व्यावसायिक और चिकित्सीय सहायता लेना, खतरे के संकेत को पहचानना, शिक्षा और परामर्श, माता पिता और साथियों से सहायता लेना। तो देखो शराब और नशीली दवाओं से बचने के लिए ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी और ये भी, यानी कि आपका ऑप्शन 4 सही है, A B C D E। ओके, चलो सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको कि बार बार ड्रग्स के उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद रिसेप्टर की सहनशीलता क्या होती है? धूम्रपान डैश की मात्रा बढ़ाता है और रक्त में डैश की सांद्रता को कम करता है। कैनाबिनाइड रिसेप्टर डैश में पाए जाते हैं। मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी डैश और डैश है। ओपियोइड्स को पोपी पौधे पॉपेवर सेमनीफेरम डैश से निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि भाई बार बार ड्रग्स के उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद रिसेप्टर की जो सहनशीलता होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि धूम्रपान हमारे हिम यानी कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उससे जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ। तीसरा कैनाबिनाइड जो होते हैं ये रिसेप्टर्स आपके मस्तिष्क में पाए जाते हैं। मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी अवसाद और दर्द निवारक है। ओपियोइड्स को पॉपी पौधे के जो है कहां से पाया जाता है? लेटेक्स से पाया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, रोगों को मुख्य रूप से संक्रामक यानी इन्फेक्शियस और असंक्रामक यानी कि नॉन इन्फेक्शियस रोगों में वर्गीकृत किया जाता है। नीचे दी गई सूची में से संक्रामक रोगों की पहचान करनी है। कैंसर, इन्फ्लुएंजा, एलर्जी और चेचक। तो इसमें से कौन सी है जो क्या है? संक्रामक है यानी कि फैलती है। तो सही जवाब देख लेते हैं भाई, 2 हमारे पास सही जवाब है, एक तो इन्फ्लुएंजा और दूसरा चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, ये दोनों ही फैलती हैं। ठीक है, तो सही जवाब क्या है आपका? 2 और 4। ठीक है ना, 2 और 4 कहां है? ये रहा। उपचार के लिए कुछ रोगियों में उत्को अंगों के प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया अक्सर असफल हो जाती है क्योंकि रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली उन उत्को अंगों को अस्वीकार कर देती है। इस अस्वीकृति के लिए कौन सी प्रतिरक्षी प्रक्रिया जिम्मेदार होती है? तो ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। स्वयं प्रतिरक्षित प्रक्रिया यानी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा, ह्यूमरल प्रतिरक्षा प्रक्रिया, शारीरिक प्रतिरक्षा प्रक्रिया और कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रक्रिया। तो क्या इसका सही जवाब है? तो देखो यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियरली बता देती हूँ कि इसका सही जवाब है ये कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रक्रिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। कथन है प्रोटोऑन्कोजीन वे कोशिकीय जीन है जो सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कारण क्या है इसका? कि सामान्य परिस्थितियों में प्रोटोऑन्कोजीन कोशिका के ऑन्कोजेनिक परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं हमारे पास कि यदि दोनों कथन और कारण सत्य हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। दूसरा है यदि दोनों कथन और कारण सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करते हैं, या कथन सत्य है और इसका जो कारण है वो असत्य है, कथन असत्य है और कारण क्या है? सत्य है। तो क्या सही जवाब है इसका? जवाब भी देख लेते हैं हम लोग। इसका सही जवाब है कि कथन सत्य है लेकिन कारण क्या है? असत्य है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है,
कि निकोटिन के सेवन से कौन से हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। निकोटिन जो है ये तंबाकू वगैरह जो होता है इसमें निकोटिन होता है, तो जो लोग निकोटिन का सेवन ज़्यादा करते हैं तो उनके अंदर कौन सा हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है। क्या वो FSH और LH है? नहीं, क्योंकि ये किस में होता है, ये हमारे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिकल हार्मोन होता है, ये नहीं होता है। थायरोक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन जो है आपका यूट्रस में, गर्भाशय में, उधर आपका अंडाशय वगैरह यहाँ पे रोल होता है इसका, ठीक है। थायरोक्सिन आपके गले में होता है, जो थायराइड आपकी जो आपकी ग्लैंड होती है, ठीक है, जो ग्लैंड होती है ना, ग्लैंड जो होती है थायराइड, उससे थायरोक्सिन नाम का हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। फिर आता है आपके पास ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, तो ये भी नहीं होता है। सही जवाब है आपका एड्रेनल और नॉन एड्रेनल, ठीक है। जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड जो होती है, यानी कि जिसको आप अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, वहां पे, ठीक है, वहां पे इसका स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा सही है वो बताना है कि पेचिस, प्लेग और डिप्थीरिया विषाणु जनित रोग है? नहीं। HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से मेजबान को कोशिका में प्रतिकृति बनाता है? या फिर दाद रोग गर्मी और बरसात के मौसम में गायब हो जाते हैं? सामान्य सर्दी की पुष्टि विडाल परीक्षण के द्वारा होती है? तो नहीं होती है, क्योंकि विडाल से हमें टाइफाइड का पता चलता है। ये भी गलत है, क्योंकि जो रिंगवॉर्म, दांत खाद, खुजली होती है, ये फंगस की वजह से होती है। तो सही जवाब है ये कि जो HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से मेजबान कोशिका में प्रतिकृति बनाता है। नेक्स्ट हमारा, रिक्त स्थान भरने के लिए सही विकल्प चुनने हैं आपको, ठीक है। वो रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मानव शरीर में मलेरिया के परजीवी शुरू में डैश के भीतर गुणा करते हैं और फिर डैश पर हमला करते हैं। फिर डैश स्तनपान के शुरुआती दिनों के दौरान माँ द्वारा स्त्रावित पीले रंग का तरल पदार्थ है। डैश और डैश प्राथमिक लसिकावत अंग यानी लिम्फोइड और ऑर्गन है। क्या सही जवाब है? तो वो व्यक्ति जो एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से रोग फैल जाते हैं व्यक्तियों में, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाँ, उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। मानव शरीर में मलेरिया के परजीवी शुरू में कहाँ होते हैं? यकृत कोशिकाओं में होते हैं और बाद में लाल रक्त कणिकाओं पर हमला करते हैं। डैश यानी कि कोलेस्ट्रम जो है, ठीक है, आपका स्तनपान के शुरुआती दिनों के दौरान माँ के दूध में क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है। और फिर डैश और डैश प्राथमिक लसिकावत अंग हैं, तो कौन से हैं? तो चलो सही जवाब देख लेते हैं। हमारे पास ये है कि मानव शरीर में मलेरिया के परजीवी शुरू में यकृत और कोशिका के बीच गुणा करते हैं और फिर लाल रक्त कणिकाओं पे हमला करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका सही जवाब क्या है आपका? डैश और डैश प्राथमिक लसिकावत अंग यानी लिम्फोइड ऑर्गन है, कौन से? क्या सही जवाब है इसका? तिल्ली और लिम्फ नोड, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। शराब के दीर्घकालिक उपयोग के परिणाम स्वरूप होता है क्या? अधिक मात्रा में श्लेष्मा यानी म्यूकस और रक्त के थक्के बनना, आंतरिक स्त्राव और मांसपेशियों में दर्द, सिरेसिस और तंत्रिका तंत्र में क्षति और ल्यूकेमिया या लिम्फोमा। क्या सही जवाब है इसका? तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं कि भाई इससे होता क्या है। जो आपकी तंत्रिका तंत्र होती है और जो सिरेसिस होती है उस पे नुकसान पहुंचता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैंसर रोगियों को उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने और ट्यूमर को नष्ट करने के लिए दिया जाने वाला पदार्थ क्या है? हिस्टामिन, इंटरल्यूकिन, अल्फा इंटरफेरॉन या मॉर्फिन? तो मॉर्फिन तो बिल्कुल नहीं है और हिस्टामिन भी बिल्कुल नहीं है। तो सही जवाब क्या है आपके पास? अल्फा इंटरफेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग कि भाई HIV फैक्ट्री कहलाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? क्या वो किलर टी कोशिकाएं हैं जिन्हें आप कहते हैं मारक टी कोशिकाएं, मैक्रोफेज या डेंड्राइटिक कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, इन्हें हम कहते हैं मैक्रोफेज, राइट। चलो गलत अंतर वाले विकल्प का चयन करना है हमको, कि आपको बताना है कि कौन सा जो है गलत अंतर है। सामान्य कोशिकाएं और कैंसर युक्त कोशिकाएं, तो ये कोशिकाएं कोशिका विभाजन के साथ साथ विभेदन भी करती हैं।
ये कोशिकाएं कोशिका विभाजन तो करती हैं लेकिन विभेदन नहीं करती हैं। ये कोशिकाएं संपर्क अवरोधक होती हैं। ये कोशिकाएं संपर्क अवरोधन का गुण समाप्त हो जाता है यहाँ पर। इन कोशिकाओं का जीवन काल निश्चित नहीं होता है और इन कोशिकाओं का जीवन काल निश्चित होता है। ये कोशिकाएं नियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं और ये कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ठीक है, और ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो केवल आपका 3, ठीक है, तो केवल 3 गलत है। सामान्य कोशिकाओं का जीवन काल निश्चित होता है, जबकि जो कैंसर युक्त होती हैं वो क्या होती हैं, इमॉर्टल मानी जाती हैं, क्योंकि वो अनियंत्रित रूप से क्या काम करती हैं, विभाजित होती रहती हैं, ठीक है। वो भूल जाती हैं कि उनकी लिमिट क्या है, वो लगातार करती रहती है, डिवीजन करती मतलब विभाजन करती रहती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है निश्चित नहीं होता है, तालिका में इसे उल्टा लिखा गया है, देखो, यानी कि ये वाला यहाँ होना था और ये वाला यहाँ होना था, उल्टा लिखा गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है कि उल्टा लिखा गया है। तो चलिए ठीक है, हमने पूरा का पूरा ये जो फ्री मॉक टेस्ट था यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे जितने यहाँ 50 क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे बढ़िया तरीके से, और हर एक का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो उम्मीद करूंगा कि पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कर लोगे। ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है। ऐसे ही और भी मजेदार क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो यहाँ मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। तो यस, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि एक एक चीज़ आपको बहुत बढ़िया से हर एक क्वेश्चन एक बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आ गया होगा। ओके, टाटा।